and their identical prototypes can be found in African music. One is American. These original patterns were fused with the spirit of Christianity, a religion which promised that in the next world the adverse conditions of the slave would be resolved. The result was a body of song voicing all the cardinal virtues of Christianity: patience, forbearance, faith, and hope. Through a necessarily modified form of primitive African music, the Negro took complete refuge in Christianity, and his spirituals were literally forked out of snow in the heat of religious fervor. They brought hope Fervor. and comfort to the burdened people. Okay. Okay. Anthropologists attest. Wait a minute. Yesterday, I introduced this text model composition, first introduction, and focus of the first paragraph, that was African survivals in American culture, which are decreasing, but some are still existent. And its expansion in second paragraph, where focus is Negro speech in United States. Negro speech has examples of those words which have come from originally any African language. Two examples were jukebox and tote. Today, its third paragraph, that is further expansion. But all paragraph will be controlled by first paragraph or introductory paragraph, which focus as African survivals in American culture. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि नेग्रो स्पिरिचुअल्स are also traceable to Africa. Spirituals are actually those spiritual songs which are sung by Negroes or African American or black living in America. तो नेग्रो स्पिरिचुअल्स को भी अफ्रीका में ट्रेस किया जा सकता है और उनके आइडेंटिकल प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स किसी चीज की मेजर मेन फॉर्म को कहते हैं जहां से आगे फॉर्म ड्राइव की जाती है। प्रोटोटाइप्स मीन सेंट्रल, ओरिजिनल, कैन बी फाउंड इन अफ्रीकन म्यूजिक। यानी जो नेग्रो स्पिरिचुअल्स, हमारे जो निग्रो के स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं, अगर उनको देखा जाए कि इनका टेक्स्ट, इनकी फ्रेजेस कहाँ से आई हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो अफ्रीकन म्यूजिक में उसकी रूट्स मौजूद हैं। Once in America, these original patterns were fused with the spirit of Christianity. अब जाहिर है कि अफ्रीका जो है वो क्रिश्चियन नहीं था, पेगन था। वहां के जो मकामी, जो भी बुत प्रस्ती या जो भी मजाहिब थे, उनके मुताबिक ही चलता होगा, और उनके स्पिरिचुअल सॉन्ग जो है वो नॉन क्रिश्चियन ही थे। लेकिन जब अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिका आए और अमेरिका में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया, तो यहाँ ओरिजिनल पैटर्न्स वर फ्यूज्ड। जो असल स्पिरिचुअल्स थे वो क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट के साथ फ्यूज हो गए, मिक्स्ड हो गए। रिलीजन तो तब्दील हो गया, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे जो है वो कंटिन्यू रही, स्पेशली म्यूजिक में। रिलीजन विच, एक ऐसा मजहब जिसने प्रॉमिस किया
कि स्लेव के जो बुरे हालात हैं ये अगली दुनिया में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है ये इस्लामिक रिलीजन की तरह लाइफ एयर आफ्टर पर बिलीव करती है, और बताया जाता है कि आपको यहाँ जितने भी दुख पहुंचे हैं आखिरत में आपको इनका बदला अच्छा दिया जाएगा। तो इसका नतीजा रिजल्ट वाज अ बॉडी ऑफ सॉन्ग वॉइसिंग ऑल कार्डिनल वर्चूज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ऐसे सॉन्ग आए जिनका जो टेक्स्ट है, जिनकी जो लैंग्वेज है, जिनके जो अल्फाज हैं, वो तो बड़ी हद तक क्रिश्चियन वर्चूज यानी पेशेंस, फॉरबेरेंस, फेथ और होप जैसे टॉपिक, जो कि ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी का एसेंस है। क्रिश्चियनिटी में इन्हीं चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा जोर है। दो लफ्ज़ों में अगर कहना हो कि क्रिश्चियनिटी क्या है, तो वो कहा जाता है कि पेशेंस यानी बर्दाश्त और होप यानी उम्मीद। यहाँ उसको चार लफ्ज़ों में कहा गया है: पेशेंस, बर्दाश्त, फॉरबेरेंस तहम्मुल, फेथ यकीन, ईमान और होप। तो आर नेसेसरली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव अफ्रीकन म्यूजिक। तो जो पैटर्न था वो अफ्रीकन म्यूजिक से लिया गया, और उसका जो कंटेंट था उसको क्रिश्चियन कंटेंट से चेंज कर लिया गया, क्योंकि जो उसे गाने वाले थे अब वो क्रिश्चियन हो चुके थे, चाहे उनकी नस्लें 100 साल पहले या 400 साल पहले अफ्रीकन थी और वहां नॉन क्रिश्चियन थी। नीग्रो ने मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियनिटी में पनाह ले ली, इसलिए उनके जो स्पिरिचुअल्स हैं वो लफ्जी मायनों में फोर्स आउट ऑफ सारो इन द हीट ऑफ रिलीजियस फर्वर, दुख के नगमे से ये एक मजहबी जोश और बलबले वाले नगमे में भी बदले, और उनमें उम्मीद का पहलू भी दाखिल हुआ। दे ब्रॉट होप एंड कंफर्ट यानी पीस टू अ बर्डन पीपल। बर्डन पीपल हियर मींस स्लेव्स, मजबूर लोग। इसकी अपने कल्चर से आप एग्जांपल देखना चाहिए तो हिंदुओं के भजन और हिंदुओं के भजन गाने से मुसलमानों की कवाली, इसके साथ आप इसको जो है वो एक कंपैरिजन समझने के लिए ले सकते। हमारा जो फोकस टेक्स्ट को समझना है उसमें बात ये हो रही है कि अफ्रीकन ओरिजिन, जो अफ्रीकन सर्वाइवल्स है अमेरिकन कल्चर में, वो किस किस तरह से है। उसकी पहली एग्जांपल जो है वो कल्चरल एग्जांपल दी गई थी ज्यूक बॉक्स और टोट के जरिए। यहाँ एग्जांपल जो है वो नेग्रो स्पिरिचुअल्स की दी गई है। तो हर पैराग्राफ एक आइडिया पर घूम रहा है। अगर पिछले पैराग्राफ में निग्रो स्पीच फोकस थी, तो थर्ड पैराग्राफ में निग्रो स्पिरिचुअल्स है, और ये दोनों जो है वो अफ्रीकन सर्वाइवल इन अमेरिकन कल्चर की कंटिन्यूटी। ओके, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। रोमेसा तारिक, प्लीज रीड। हेलो। रोमेसा, आर यू लिस्टिंग? जी सर। यस प्लीज। एंथ्रोपोलॉजिस्ट टेस्ट। Anthropologists attest that many of our most popular plants have their roots in Africa. Black-eyed peas traveled from Africa to North America in the hordes of slave ships as food for the pitiful cargo. Africa's greatest contribution to the joy of eating in the watermelon, which is still found wild in the interior of Africa where it originated.
originated. Our word coffee is derived from cafe, कफा, Ethiopia, Kaffa. ओके, Its place of origin, organic ओरिजन, ओरिजन, origin. यस, Okara यस, and cola is derived from kaffa. Nuts were both brought to the New World by Africans. नेक्स्ट भी पढ़ लो. These Astonishing, astonishing survivals of African culture promoted the late Professor yes, Carter mm, Carton G. Woodson, one of the world's most eminent authorities on Negro culture and history, to state all around me I can see African. okay. So last example is from the world of botany or plants, and anthropologists who trace the history and history of, you can say, everything related to human being. तो anthropologist, बेसिकली anthropologist वो लोग हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन का या कल्चरल इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं, इंसान और इंसान के इर्तिका के मुताला करते हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. एंथ्रोपो मीन ह्यूमन एक्चुअली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, उनका एक टॉपिक जो प्लांट्स और उसके रूट्स हैं उसके हवाले से बात करते हुए वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे अमेरिकन प्लांट्स नेम हैं जिनके ओरिजिन जो है वो अफ्रीकन है. जैसे उन्होंने पहली जो एग्जांपल है ब्लैक आइड पीस की हिस्ट्री के बारे में बताया कि जो ब्लैक आइड पीस हैं, जो मटर के दाने की तरह, तो ये अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका आए हैं. जब स्लेव को जहाज़ों में भर भर कर लाया गया तो ये उनकी फूड थी, वहां अफ्रीका से ली गई थी और यहाँ तक लाया गया और यहाँ आके उसको काश्त कर लिया गया. उसके बाद अगली जो एग्जांपल्स हैं कि अफ्रीका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू जॉय ऑफ ईटिंग इज द वाटरमेलन which is still found wild in the interior of Africa. तो वाटरमेलन जो है वो आपको मालूम है, वैसे तो पूरी यूरोप और अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर जो है वो फ्रूट है. हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी गर्मियों के मौसम का सबसे ज़बरदस्त वाटरमेलन तरबूज जो है मशहूर है. तो ये इसका भी जो ओरिजिन है वो अफ्रीका के कह रहा है कि अंदरूनी इलाके हैं जहां से ये अमेरिका मुंतकिल हुआ. तो अमेरिका का ये लोकल प्लांट नहीं है. कॉफी के बारे में कहते हैं कि कॉफी का तो वर्ड ही काफा से निकला है, ड्राइव किया गया है. और काफा जो है एक जगह है इथियोपिया के अंदर जहां कॉफी की या काफा की जो है प्लांटेशन होती है, काश्त होती है. ओकुरा या ओकरा भिंडी को कहते हैं, आप जानते हैं, पाकिस्तान के नेशनल वेजिटेबल है आई थिंक. ओकुरा का ओरिजिन भी ओकरा का ओरिजिन ओकुरा है जो कि अफ्रीकन वर्ड है. और कोला नट्स जो हैं जिनसे कोको कोला वगैरह बनाए जाते हैं, इनके ओरिजिन भी अफ्रीकन हैं. तो ये भी अफ्रीकन ही अपने साथ यहाँ लेके आए. तो यहाँ कह सकते हैं कि वो एग्जाम्पल जो है वो खत्म हुई. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स नेम above, example of negro spirituals, example of negro speech. Focus point in first paragraph and concluding paragraph is these astonishing survivals of African culture prompted the Professor Carton G. Woodson, one of the world's most eminent mean notable authorities on Negro culture and history, to state all around me I can see Africa. कंक्लूजन इस लाइन में ही मौजूद है, ऑल अराउंड मी आई कैन सी अफ्रीका. कि अमेरिका में रहते हुए मैं तो जिधर देखता हूँ मुझे अफ्रीका ही अफ्रीका नजर आता है, क्योंकि अफ्रीका से सिर्फ बंदे नहीं लाए गए थे,
बल्कि उनके साथ ही कल्चर भी लाया गया था। वो कल्चर प्लांट्स में भी है, निग्रो स्पिरिचुअल्स में भी है, निग्रो स्पीच में भी है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ तक लिमिट की गई। इस टेक्स्ट को हमें पढ़ने का जो मकसद था वो ये था कि हम पॉइंट आउट करें रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन पैराग्राफ एंड कंपोजिशन, कि ये पूरी कंपोजिशन है विच हैव 5 passage, 2 shorter one and 3 you can say longer one. First is called introductions, last is called conclusion, other 3 second, third, fourth are body, and body contains explanation. Explanation contains one paragraph, one idea, and I have pointed out topic sentence of each passage that was in first sentence of each one. जहां तक लास्ट पैराग्राफ या कंक्लूडिंग पैराग्राफ की बात है, तो मेरे ख्याल में इसका जो लास्ट सेंटेंस है वही इसका टॉपिक सेंटेंस है। ऑल अराउंड मी आई कैन सी अफ्रीका, नॉट लिटरल सेंस में बल्कि मफहूम के एतबार से कि हाउ फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस आर इन अमेरिकन हिस्ट्री। इसी चीज को यहाँ एक डायग्राम की मदद से बताया गया है, जिसको मैं लफ्जों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है, पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन से क्या मुराद होता है, उसके बॉडी में ये 3 पैराग्राफ आए थे, बर्ड्स के हवाले से, सॉन्ग्स के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, और कंक्लूजन जो है उसकी बात भी मैंने आपसे की है। तो असल इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप कोई भी कंपोजिशन, कोई ऐसे वगैरह लिखने का सोचें, तो आपके जिन में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस द थीम्स, हाउ टू एक्सपेंड। एक्सपेंड करना बॉडी में, और बॉडी में एक्सपेंशन के लिए फार्मूला होगा each paragraph revolves around topic sentence and it must have explanation or supporting details. Supporting details किस तरह की होती हैं वो हमने इस एग्जाम्पल वाले टेक्स्ट में देख लिया। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो आइडिया एक्सप्लेन किया जा रहा है वो ये है कि यू विल नोटिस फ्रॉम reading the preceding model composition that the first paragraph is unlike any of the paragraphs which you have seen so far in this book. It is called a paragraph of introduction. ये पहला पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन कहलाता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाता है, ये किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराता है। The first thing you will notice about it is that it does not begin with a topic sentence. In fact, there is no topic sentence which applies to only that paragraph. Rather, its first sentence introduces the general idea of African survival in US today, and second sentence is more specific. It narrows down the choices down to 3 of these kind of survival: birds, songs, foods. We call this sentence the controlling idea of the composition. यानी कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ कंपोजिशन वो है जो पूरे आपके कंपोजिशन में चलेगा। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पर यूं समझें कि सिर्फ अपने पैराग्राफ का बर्डन नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर बाकी सारे पैराग्राफ का भी बर्डन है। उसको उसने एक हुक प्रोवाइड करना है, उसको एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करना। सारे पैराग्राफ जो हैं उनमें टॉपिक सेंटेंस मौजूद था। अगर इस पैराग्राफ को भी एक इंडिपेंडेंट पैराग्राफ रखते तो इसका भी टॉपिक सेंटेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको कंपोजिशन में लेके आते हैं तो इस पैराग्राफ का एक एसेंस है, एक इसका फोकस पॉइंट है, और ये फोकस पॉइंट इसका कंट्रोलिंग आइडिया है। We will call this sentence controlling idea of composition since it announces in every very precise fashion what is to follow. Next 3 paragraphs then talk about each of these kinds of survival. They all have topic sentence. Each sentence reminds the reader that one specific kind of African survival is being discussed. We might say
that a controlling idea is more powerful and more general than a topic sentence. अब टॉपिक सेंटेंस और कंट्रोलिंग आइडिया का डिफरेंस इस तरह से किया जा रहा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलिंग आइडिया एंड टॉपिक सेंटेंस। तो कंट्रोलिंग आइडिया जो है टॉपिक सेंटेंस से ज्यादा जनरल होता है, टॉपिक सेंटेंस से ज्यादा पावरफुल। It announces to the reader that main idea of composition. Any topic sentence which follow in subsequent paragraph help to develop the main idea in which the same way that in a single paragraph each sentence helps to develop the announced in topic sentence. तो कंट्रोलिंग आइडिया तो पूरी कंपोजिशन को कंट्रोल करेगा, और टॉपिक सेंटेंस जो है अपने रिस्पेक्टिव पैराग्राफ को जो है उसका सेंटर बनेगा। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में यही हमें पॉइंट आउट करने के लिए कहा गया है कि आप उसी तरह इनकी डायग्राम बनाएं, यहाँ मतलब उसका आइडिया लिखें, उसका टॉपिक सेंटेंस लिखें, उसके सपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो लिखें। तो इस तरह की एक डायग्राम बना के आप क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है और सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है और कंट्रोलिंग आइडिया क्या है। सेंटेंस पैराग्राफ रिलेशन को बयान करने के लिए एरोज बना सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। पहले तो सपोर्टिंग डिटेल है, तो सपोर्टिंग डिटेल गो टूवर्ड्स टॉपिक सेंटेंस एंड ऑल टॉपिक सेंटेंस गो टू कंट्रोलिंग आइडिया। कह रहा है कि कंपोजिशन में कंट्रोलिंग आइडिया को सर्कल करें। तो कंट्रोलिंग आइडिया फर्स्ट पैराग्राफ में मौजूद था, हम उसको अभी करके गुजरे हैं, और वो ये था अफ्रीकन अमेरिकन सर्वाइवल से इटसेल्फ था। इसमें इंट्रोडक्शन के हवाले से भी एक दो पॉइंट है, मैं उसकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके बात करता हूँ। अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ रिमेनिंग पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस है उनको अंडरलाइन कर दें। देन कंस्ट्रक्ट अ चार्ट ऑफ मॉडल पैराग्राफ 2 एंड मॉडल कंपोजिशन 2। यूज द चार्ट ऑन पेज 182 एज योर मॉडल। अब हमारे पास एक, पहले तो उसने हमें सिखाया था, अब जो है उसको आपने प्रैक्टिस करना है। Because Americans are a blend of people from many countries, there are only a few characteristics which can be applied to all Americans. Perhaps the most basic of these is American individuality, which is evident in our history from the days of our founding fathers. The second characteristic shared by all Americans is our paradoxical combination of idealism and practicality. तो अमेरिकन आइडेंटिटी की बात करें तो पहली करेक्टरिस्टिक अमेरिकन इंडिविजुअलिटी है, दूसरी करेक्टरिस्टिक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी है। एंड अदर टिपिकली अमेरिकन फीचर इज द एम्फसिस वी प्लेस ऑन मनी एंड द थिंग्स इट कैन बाय। तो थर्ड ट्रेड जो है वो पावर ऑफ मनी हो सकती है, कि और मटीरियलिज्म हो सकता है। Finally, in practically all American families, our parents exert less influence on us than do parents in other parts of the world. These elements are deeply embedded in American character, but like many other things, American are subject to change in a relatively short period of time. तो चूंकि कल्चर में तब्दीलियां आती रहती हैं, तो अमेरिकन कैरेक्टर भी उसी तरह तब्दील होगा जिस तरह दुनिया में बाकी चीजें तब्दील होती हैं। इस पैराग्राफ का, इस कंपोजिशन का जो टाइटल है वो है वी अमेरिकन्स। हमने इसको पढ़ते वक्त
उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। आपके पास नोटबुक्स हैं, आपने उसके ऊपर इसको नोट करना है, और जिसको मैं कहूँगा वो आप यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ मेरे जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर करेंगे। तो जैनुल आबिदीन फर्स्ट, आपने इस पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ना है, इसका कंट्रोलिंग सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया बताना है, और उसके बाद ये बताना है कि ये आइडिया एक लार्जर आइडिया से, वाइडर आइडिया से एक नैरो या स्पेसिफिक आइडिया की तरफ कैसे जाता है, या जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ कैसे जाता है। जी, जैनुल आबिदीन प्लीज। हेलो, उस्मान, हेलो, यस प्लीज डू। We Americans. Since we Americans are a blend of people from many countries, we have a very short history which can properly be called American. Therefore, it is hard to find characteristics which apply to all Americans. We combine many extremes from many different cultures. Nevertheless, we can make some generalizations. Our main characteristics include individually a combination of idealism and practically materialism and a lack of parental influence, all of which Permeate our lives. permeate our lives. Permeate mean in overwhelm, dominate. Okay, what is controlling idea in this paragraph? कौन से अल्फाज हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनमें वो आइडिया बताया गया है जो इस कंपोजिशन का, जो अभी हमने पढ़ी भी नहीं है, उसका फोकस है। Short history of Americans. वो फोकस ये है, फाइंड Short कैरेक्टर्स, history of टू Americans. फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच अप्लाई टू ऑल अमेरिकन्स। यानी Okay. सेंट्रल आइडिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल अमेरिकन, कंट्रोलिंग आइडिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल अमेरिकन। ये एक जनरल बात हो जी गई। सर. इस जनरल बात को साथ में जो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था कि विच आर इट्स स्पेसिफिक, हाउ इंट्रोडक्शन मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल फर्स्ट लाइन थी और फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, तो थर्ड सेंटेंस जो है वो स्पेसिफिक सेंटेंस है, उसको पढ़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक। Include Our main characteristics include individuality, a combination of idealism and practicality, materialism, and a lack of parental influence, all of which permeate our lives. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये अमेरिकन, मेन अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जी. यहाँ से जो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक विच अप्लाई टू ऑल अमेरिकन से जो आइडिया खत शुरू हुआ था, वो इस एक्सप्लेनेशन के साथ, कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हुआ। यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कंट्रोलिंग आइडिया आ गया। कंट्रोलिंग आइडिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स of all Americans. Characteristics of all Americans. What are characteristic? Combination of individuality, combination of idealism and practicality, materialism यानी मादियत, and lack of parental influence, वालदैन के असर और रसूख की कमी, ये अमेरिकन characteristics हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, जुनेद प्लीज। जुनेद खान, हेलो। Junaid, read it.
आयजा इसहाक। आयजा, रीड इट। We American value individuality. Our country was founded by strong individuals, and we do not like to be forced into conformity. Therefore, we insist on having a great deal of freedom. Or Interest interestingly enough, however, most Americans use this freedom to behave very much like most of other Americans, and we are suspicious of those who do not conform. hippie, Hippies and hippies, hippies hippies are individualist, for example, but most Americans do not like them. By the same token, we consider ourselves very faithful to the law of our country. But there are few among us who would not break one if it was felt that no harm would be done by doing so, such as by exceeding the speed limits or failing to report informally received cash income on tax form. okay. What is topic sentence of this paragraph? इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है? आयजा। Sir, अमेरिकन की फ्रीडम्स के बारे में इसमें बताया है बेसिकली। फर्स्ट सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस है, वी अमेरिकन्स वैल्यू इंडिविजुअलिटी। वी अमेरिकन्स वैल्यू इंडिविजुअलिटी, ये फर्स्ट सेंटेंस ही इसका टॉपिक सेंटेंस है। कंट्रोलिंग आइडिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन्स, और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिविजुअलिटी। रिमेनिंग लाइंस को क्या कहेंगे आयजा? आवर कंट्री वाज फाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से लेकर टैक्स फॉर्म्स तक जो बातें की गई हैं उनको हम क्या नाम देंगे? पहले तो इसकी टॉपिक सेंटेंस हो गया, और बाकी इसकी कंट्रोलिंग आइडियाज है या बॉडीज। ये इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं। दीज आर इट्स स्पोर्टिंग डिटेल्स। एक पैराग्राफ दो ही चीजों पर मुश्तमिल है, टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स। कंट्रोलिंग आइडिया पहले भी बताया है कि वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगा और वो पूरे कंपोजिशन को, पूरे ऐसे को जो है वो कंट्रोल करेगा। उन आइडिया में से एक आइडिया यहां पर आएगा, दूसरा अगले में आएगा, तीसरा उससे अगले में आएगा, चौथा उससे अगले में, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। अब ये जो स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, इसमें पहला फोकस ये है कि इसमें एक्सप्लेन किया गया कि हमारा मुल्क यानी अमेरिका जो है उसकी बुनियाद इंडिविजुअल्स ने रखी थी, मजबूत अफराद ने रखी थी, और इसलिए हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, कंफर्मिटी को पसंद नहीं करते। फोर्स्ड टू बी फोर्स का मतलब मजबूर होना, कंफर्म करना, किसी की तस्दीक करना। तो ऐसा जैसे कि कंफर्मिटी होता है कि सब लोग एक ही चाल चलन पे लग जाए, ऐसा अमेरिका में नहीं होता। तो कहता है कि हमारे मुल्क बनाने वाले ताकतवर लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, कंफर्मिटी को उन्होंने पसंद नहीं किया, इसलिए हम भी इसी बात पर, आज़ादी पर ही जोर देते हैं। इंसिस्ट करना, इंसिस्ट मीन ले एम्फसिस। इंटरेस्टिंगली ना, और ये काफ़ी अहम बात है कि ज़्यादातर अमेरिकन भी दूसरे अमेरिकन की तरह ही रवैया रख कर आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमें शक की नज़र से देखे, जो कंफर्म नहीं करते उनको शक की नज़र से देखते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक लाइन है जिसमें ये दूसरे लफ्ज़ों में कहा गया है कि अमेरिकन कहने को इंडिविजुअलिटी पर यकीन रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में वो भी बाकी दुनिया के इंसानों जैसा ही हैं। इंडिविजुअलिटी का कहना आसान है, इंडिविजुअलिटी को हजम करना बहुत मुश्किल है।
उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। आप सब बच्चे जो हैं वो एक फिल्म जरूर देखें, वो है डेड पोइट्स सोसाइटी। डेड पोइट्स सोसाइटी में आप भी जो टीचर है वो इंडिविजुअलिटी सिखाता है, लेकिन इंडिविजुअलिटी सिखाना कितना अजीब है, कितना अनहोना होता है, वो आप इस फिल्म में देख सकते हैं। हिप्पीज दुनिया के मस्कीन आजाद मंश लोग, ये चूंकि किसी किस्म के निज़ाम पर यकीन नहीं रखते, तो कहता है हिप्पी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ज्यादातर अमेरिकन उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वो अमेरिकन की तरह नहीं। तो हालांकि जब आप इंडिविजुअलिटी को मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को भी इंडिविजुअल समझें, अपनी भी इंफरादियत कायम रखें और दूसरे की इंफरादियत भी मानें। इसी तरह हम अपने आप को अपने मुल्क के कानून का वफादार समझते हैं, लेकिन चंद ही लोग होंगे जो इस कानून को तोड़ने वाले ना हो। यहाँ जो वन का वर्ड है वो लॉ के लिए प्रोनाउन है। अगर किसी वक्त ऐसा महसूस किया गया कि ऐसा करने में कोई घाटा नुकसान नहीं है, तो लोग मुल्क की कानून को तोड़ भी लेते। तो मतलब जिन चीज़ों को अमेरिकन इंडिविजुअलिटी कहा जा रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वायलेट भी होती हैं। तो आखिरी दो सेंटेंसेस में हिप्पीज और उसके बाद जो टैक्स अवेडिंग कल्चर है, इन दोनों चीज़ों के लिए इंडिविजुअलिटी को वायलेट करने की बात का जिक्र हुआ है। तो कल हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन का टाइम है। आप में से जो भी कोई सवाल करना चाहे प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस। आपने प्रैक्टिस ये करना है। यस सादिया प्लीज। सर फरवर्ड का क्या मीनिंग है? फॉरवर्ड जोशो खरोश बलबला। ओके सर। तो इस वक्त यही पॉइंट है कि आप इस पैराग्राफ को कोशिश करें कि खुद पढ़ के तो हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स आइडेंटिफाई करें, और इसी तरह जो है कंट्रोलिंग आइडिया तो पहले पैराग्राफ में गुजर चुका। कंक्लूजन में देखें कि कौन सी लाइन है जो उस पैराग्राफ का फोकस है।